बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। आज से आप लोगों को प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे होमवर्क मिलेगा। सबसे पहले आपको होमवर्क का वीडियो देख लेना है और जो भी होमवर्क मिलेगा पूरे दिन भर में उसको कंप्लीट करना है। चलिए एसपीडी बुक से सबसे पहले होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 10 में दिया हुआ भारत में शिक्षा का विकास। तो यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्वविद्यालय और किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ है, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पर अभी अपडेटेड आपको याद रखना, अब जो भारत में शिक्षा का फॉर्मेट है इस तरह से है 5 + 3 8 है। पहले जो था 10 + 2, तो 5 + 3 हो गया 8 हो गया, +3 11 और +4 हो गया। अब इसमें अब चेंज क्या हो गया कि पहले जो बोर्ड एग्जाम होता था 10th में और 12th में, तो इस तरह से अब जो हो गया है 5 + 3 8 हो गया और +3 यानी 11वीं +4, इस तरह से शिक्षा का फॉर्मेट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस फॉर्मेट को याद रख लीजिएगा। और समिति का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कस्तूरी रंगन समिति का नाम है। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। कस्तूरी रंगन समिति 5 + 3 +3 +4 शिक्षा का फॉर्मेट है। इसके बाद आ जाना है आपको आगे, पेज नंबर 22 में दिया हुआ विश्व एक दर्शन। तो यहाँ पर आपको याद करना है आज, और कल यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टोटल 2 पेज में दिया हुआ और इसमें टोटल 6 बॉक्स है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 55 में। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा कीवी। कीवी पक्षी से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यूजीलैंड आपको याद रखना है। इसके बाद शेर जो है राष्ट्रीय पशु नीदरलैंड का है और कीवी है न्यूजीलैंड का। भारत का बाघ है, भारत का शेर नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और बंगाल टाइगर है। इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि कहाँ का है, तो बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु में से है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू हो गया। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर राष्ट्रीय पशु से रिलेटेड दिया हुआ है। और आपको कीवी का जरूर याद रखना है, कीवी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है यहाँ पर प्रमुख भारतीय दर्शन, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी पूछा जाता है। यह यहाँ पर इतिहास से रिलेटेड है। योग दर्शन, तो योग दर्शन का महर्षि पतंजलि है, बहुत बार पूछा जाता है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। इसके बाद आ जाना है आपको प्रमुख समिति एवं आयोग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट है, जैसे हो गया रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति कई बार पूछा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो जो भी यहाँ पर समिति है इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आ जाना आपको प्रमुख पवन एवं उनकी स्थितियाँ। तो यहाँ पर टोटल 3 पवन का नाम है, तो ये सिंपल सा ही है, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा पवन के बारे में यहाँ पर है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 175 में। पेज नंबर 175 में आधुनिक भारत दिया हुआ है, एसपीडी बुक में ही पेज नंबर 175 में आपको याद करना है यहाँ से आधुनिक भारत। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया। आधुनिक भारत एक ही पेज में दिया हुआ और टोटल 3 बॉक्स है। एक बॉक्स आज यहाँ से याद कर लीजिए, 3 दिन में यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना है लुसेंट बुक में। तो लुसेंट का जीके बुक से आपको सबसे पहले इतिहास देखना है। तो इतिहास में अभी जो चल रहा है आधुनिक भारत, और इसमें गवर्नर जनरल से रिलेटेड, तो आधा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी तक कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 42 से 43 में आ जाना है आपको। पेज नंबर 42 से यहाँ पर आ जाइएगा। तो लॉर्ड कैनिंग से शुरू है, लॉर्ड डलहौजी तक कंप्लीट हो गया है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो सेकेंड और लॉर्ड हॉर्डिंग तक आज आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आगे का मिलेगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गया, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड, इसके बाद और कुछ दिया हुआ है। कल यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना तक आप आज देख लीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 185 पर। पेज नंबर 185 में जो दिया हुआ राजभाषा, तो राजभाषा से रिलेटेड आपको सिंपल से एक पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी है, इसका वर्णन कितने नंबर अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। और कुछ पॉइंट याद रखना है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। कितने भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन था, तो 14 भाषाओं का वर्णन था। बाद में अलग अलग डेट में संशोधन करके और 8 भाषा को इसमें शामिल किया गया। अभी वर्तमान समय में टोटल इसमें 22 भाषा है और सभी भाषा का नाम भी दिया हुआ है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 22 भाषाओं में से क्या शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी इसमें से शामिल नहीं है, कई बार पूछा जाता है। और बिहार से रिलेटेड भाषा की बात करें तो भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है और अंग्रेजी भी इसमें शामिल नहीं है।
अब यह हो गया राजभाषा। इसके बाद आ जाना आपको आपातकाल, आपात उपबंध यानी आपातकाल टॉपिक से रिलेटेड। आपातकाल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा आप समझ लीजिए, आपातकाल जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे राष्ट्र यानी देश में लगाया जाता है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में लगाया जाता है। जैसे बिहार एक राज्य है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय कंडीशन के कारण से वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लगा है। सबसे पहला है 1962 में, इसके बाद भारत चीन युद्ध के दौरान, इसके बाद 1965 में और इसके बाद 1975 में लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण से। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो 3 बार लगा है। अगर कंडीशन देकर पूछा जाएगा कि आंतरिक अशांति के कारण से भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है, तो एक ही बार लगा है 1975 में। तो सभी पॉइंट इसमें दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंतरिक अशांति रहेगा तो 1 बार लगा है। टोटल पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो 3 बार लगा है। और सबसे पहला पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहला आपातकाल जो लगाया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, ये भी याद रख लीजिएगा। और जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बता ही दिया। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। सबसे पहला हो गया, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन से भाग में है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का जो वर्णन है भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो तीनों अनुच्छेद याद रख लीजिएगा। आपातकाल से 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और जितने पॉइंट अभी बताए हैं ज़्यादा चांस है कि इसी से पूछा जाएगा। बाकी जानकारी के लिए इसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा और आपको एक्स्ट्रा समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन सभी टॉपिक बनाकर दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन के समय कौन यहाँ पर कार्य करता है, तो राज्यपाल कार्य करता है राष्ट्रपति के यहाँ पर एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में। सभी पॉइंट इसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसके बाद वित्तीय आपातकाल के बारे में भी दिया हुआ है। अब चलिए साइंस का देख लीजिए। तो साइंस में आ जाना है आपको पेज नंबर 205 में। और तरंग और ध्वनि तरंग आज आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। तरंग जो होता है 2 प्रकार के, एक होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का 2 पार्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। और इसमें आपको याद कर लेना, एक टॉपिक आपको मिलेगा, निम्न तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो प्रकाश की गति से यहाँ पर गति करेगा उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। सिंपल सा आपको ये समझना है। तो कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा बीटा, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। लेकिन गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा हो गया और प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो ये सब पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपको मिलेगा ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग के बारे में है पराश्रव्य तरंग और अवश्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग क्या है, सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको देख लीजिएगा और यहाँ से क्लियर कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह जो टॉपिक आपको क्लियर करना है लुसेंट साइंस बुक से भी और लुसेंट जीके बुक से भी। लुसेंट का समान ज्ञान बुक है, उसमें भी साइंस दिया हुआ है। तो उसमें जो भी पॉइंट है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपको हर पॉइंट याद कर लेना है और साथ में लुसेंट समान विज्ञान बुक भी पढ़ना है। अब एग्जाम में बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सभी टॉपिक क्लियर हो पाएगा। अभी बहुत ज़्यादा आपको और तैयारी करना बाकी है। अभी एग्जाम के लिए जो है 35 से 40 नंबर ही कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए 1 महीना का अब समय बचा हुआ है। तो आप 5 से 6 घंटा कम से कम ज़रूर पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर इस तरह से आपको करते चलना।